A very good morning, students. How are you? I hope you are fine. So today we have to learn your subject. It's a common subject, family and community. Okay? So let's start. Objectives on completion of this paper, the trainee shall. Number 1, provide information and support to families and communication towards acceptance person with mental retardation. Mental retardation and associate disabilities. इसका मतलब होता है मानसिक मंदता और सहयोगी विकलांग व्यक्ति की स्वीकृति के लिए परिवार और समुदायों को जानकारी और सहायता प्रदान करना। मीन्स मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों को, जो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन के हैं उन बच्चों की फैमिली को क्या करना, जानकारी देना। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड और डेवलप लिंकेज टू प्रोवाइड सुटेबल सर्विस टू पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएट डिसेबिलिटीज। मानसिक मंदता और संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्थित लिंकेज का चयन करना। मीन्स मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों के लिए हमें इससे संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, संबंधित विकलांग व्यक्ति के लिए उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए जो व्यवस्थित लिंकेज होते हैं, मतलब ये जो लिंक होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के फील्ड के, कि हमारे जो संस्थाएं हैं उनके बारे में फैमिली को जानकारी देना। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट यूनिट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टराइज। ठीक है, मीन्स इसके बारे में जानना और डिफाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा जानना और इसका जो भी क्वालिटी है, कैरेक्टर्स हैं इसकी, उसके बारे में जानना। सो हम आज जो कवर करेंगे उसमें आपका यूनिट फर्स्ट पूरा रहेगा। देन टाइप ऑफ फैमिली के प्रकार रहेंगे। लुक एट दिस 1.2। एंड देन इफ़ेक्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ ऑन फैमिली, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं डिसेबिलिटी के फैमिली के ऊपर। ओके, देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन, मतलब RCI क्या क्या प्रोसेस करती है ऐसे बच्चों के लिए। assessing family needs, counseling skill, disability, stress on the child and family, stress management and copy behavior। बच्चों को क्या क्या स्ट्रेस होता है इससे, इस बीमारी से, क्या मैनेजमेंट एंड कॉपी बिहेवियर। ठीक है, फैमिली को क्या स्ट्रेस होता है इस बीमारी के कारण उन बच्चों की। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूं, अगर मेरी जो वीडियो मैं भेज रही हूँ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आए आपको, आप मुझे दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं
परिवार, हम लोग एक फैमिली में रहते हैं तो हम लोग को मालूम है कि परिवार क्या होता है। हो सकता है कुछ चीज़ें हम लोग को नहीं पता, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फैमिली, परिचय, इंट्रोडक्शन। बच्चों के विकास की प्रक्रिया जटिल बुनाई ताने बाने के जरिए होती है। उनके विकास व पोषण में परिवार की अहम भूमिका होती है। मीन्स बच्चों की जो विकास की प्रक्रिया होती काफ़ी जटिल होती है। दूसरे शब्दों में बच्चा जन्म से कुछ आंतरिक गुणों से युक्त होता है। मीन्स दूसरे शब्दों में बोला जाए तो बच्चा कुछ मतलब कि आंतरिक गुणों से युक्त होता है। कुछ अंदर उसको मतलब कुछ क्वालिटीज़ रहती हैं बच्चे के ऑलरेडी, ठीक है। उनमें अलग अलग स्तर की बुद्धिमत्ता होती है, मतलब उनके जो सोचने की क्षमता होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। उनकी प्रवृत्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है और उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। जिस प्रकार से उनकी परवरिश होती है उस प्रकार उनकी उपलब्धियों का स्तर निर्भर करता है। मीन्स उनकी जैसी परवरिश होती है उसी प्रकार उनकी उपलब्धियों का स्तर निर्भर करता है। परिवार इस बात में सहायक हो सकता है कि उनमें सही प्रवृत्ति विकसित हो तथा उनकी अधिकतम क्षमता का विकास हो। फैमिली जो है इन सब चीज़ों में सपोर्ट करती है कि हमारे बच्चों का जो प्रवृत्ति विकास विकसित होता है वो अधिक से अधिक हो, ठीक है। हर बच्चे के पालन पोषण के लिए प्यार व स्नेह आवश्यक होता है तथा ऐसी बड़ी लोगों के सलाह की आवश्यकता होती है जिन्हें बच्चों के बारे में ज्ञान हो, क्योंकि छोटे बच्चे तो छोटे बच्चों के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे बड़े ही बता सकते हैं कि हमें बच्चों को कैसे रखना है। हमें जानकारी नहीं होती है, बच्चे का जब जन्म होता है तब हमें जानकारी नहीं होती है कि उसको कैसे लिटाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है हमें? हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग ही बताते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, कि न्यू बॉर्न बेबी होता है तो बोलते हैं इसको आराम से उठाओ, आराम से रखो, आराम से लिटाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं होता, हम तो जैसे हार्ड कोई भी चीज़ें होती है उठा के रख दिया। तो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको बहुत आराम से धीरे से रखना, धीरे से उठाना, बिकॉज उसके जो हाथ पैर होते हैं बहुत वीक होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको पहले हम आराम से रखना, उठाना, ये सब चीज़ें सीखते हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग ही हमें बताते हैं। ओके। फिर परिवार के द्वारा उत्पन्न वंचना व अस्वीकृति बच्चे पर विपरीत प्रभाव डालती है और यह प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब बच्चा दिव्यांग होता है। मीन्स परिवार की जो अस्वीकृति बच्चे पर, अगर बच्चा विकलांग है तो परिवार अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, बीच बीच में ताने मारता रहता है कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा वैसा है, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है। और तब पड़ता है जब वो किसी चीज़ में वीक होता है, जैसे उसे दिमाग कमज़ोर हो, जैसे उसके हाथ पैर कमज़ोर हो, अपना काम खुद ना कर पाए, तब बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो तो दिव्यांग है, इसलिए बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वंचना किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह गरीबी के कारण हो या गलत मनोवृत्ति या अज्ञानता के कारण हो, यह बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक विकास पर प्रभाव डालती है। ये सब चीज़ें बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट है हमारा परिवार, प्रकार एवं प्रभाव, डेफिनेशन, टाइप एंड इम्फैक्ट, ठीक है। डेफिनेशन, टाइप एंड इम्फैक्ट, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
साधारणतः पति पत्नी और बच्चों के समूह को परिवार कहते हैं। ठीक है, कोई एक अकेला व्यक्ति तो परिवार नहीं होता ना, कि कोई एक सिंगल मैन है या सिंगल वुमेन है, एक अकेला औरत है, अकेला आदमी है, एक अकेली औरत है तो वो परिवार हो गया। नहीं, वो परिवार नहीं होता है, वो अकेले होते हैं बस। लेकिन जहाँ पर बच्चे पति पत्नी एक साथ रहते हैं वो एक फैमिली होती है, परिवार होता है। ओके। किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में निवास करने वाले रक्त संबंधियों के समूह, जिसमें विवाह प्रथा द्वारा स्वीकृति व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, सभी समाजों में बच्चों का जन्म एवं पालन पोषण परिवार में होता है। बच्चे को संस्कार देने और समाज के आचार व्यवहार में उन्हें शिक्षित करने का मुख्य रूप से काम परिवार का होता है। इसके द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा अधिकतर समाज और परिवार से निर्धारित होती है। मीन्स बच्चे को पढ़ाना लिखाना सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है। हमारे परिवार के लोग ही इसे बताते हैं कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे कैसे बातें करनी, ये सब हमारे फैमिली के मेंबर, हमारे फैमिली के सदस्य लोग ही बताते हैं। ठीक है। यद्यपि रचना आकार संबंध संसार के विभिन्न प्रदेशों एवं कालों में, यद्यपि रचना आकार निबंध एवं कार्य की दृष्टि से परिवार के अनेक भेद हैं। ठीक है, परिवार के अनेक भेद भी हैं। यहाँ मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको कि किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में निवास करने वाले रक्त संबंधियों के समूह, जिसमें विवाह और प्रथा द्वारा स्वीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। रक्त संबंध मतलब होता है जैसे हमारे हो गए चाचा हो गए। ठीक है, जैसे हमारे पापा हैं, पापा के भाई हो गए, मम्मा हैं, मम्मा की सिस्टर हो गई। ठीक है, इन सब जो क्लोज रिलेटिव होते हैं ये भी फैमिली में ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। A family is a group of people who are related to each other, especially parents and their children. एक ही छत के नीचे निवास करने वाले या कार्य करने वाले लोगों के साथ यदि किसी भी प्रकार का संबंध है तो उसे परिवार कहा जाता है। ठीक है, परिवार वह है जिसमें रक्त संबंध एवं घनिष्ठ संबंध क्लोज्ड रिलेशन हो। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि क्लोज रिलेशन में हमारे रक्त संबंध पापा बुआ, ठीक है, चाचा मम्मी की साइड से हो गया, ब्रदर मामा जी, मौसी, ये सब रक्त संबंध होता है। ठीक है, इन सब का फिर उनके बच्चे, तो ये भी हम एक प्रकार की हमारी फैमिली ही है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है? टाइप ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार। ये है आपका यूनिट 1.2 टाइप्स ऑफ फैमिली। अगर आपके पास सिलेबस है तो लुक एट दिस योर सिलेबस। ओके, सिलेबस ज़रूर देखें आप कि मैम कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा रही हैं, कि आपको नॉलेज रहे इस चीज़ का। कल को आप ये ना बोले कि नो मैम ये तो यूनिट हुआ ही नहीं। आप अगर सिलेबस को सामने रख के चलोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो कॉलेज में कॉल करें या कॉलेज में आएँ, ठीक है, और अपना सिलेबस लेकर के जाएं। ओके, चलिए, नहीं होता है तो मैं जो सिलेबस पढ़ाऊँगी उसका पिक्चर फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फैमिली के टाइप्स के बारे में।
परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परंतु अनेक समाजशास्त्रियों ने कई एक स्थिति के अनुसार परिवार का वर्गीकरण किया है, जिन्हें अन्य परिवार के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला फैमिली क्या है हमारा? एकल परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में क्या आता है जान लेते हैं अपन। एकल परिवार एक परिवार के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि यदि किसी परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई हो, तो वो कौन सी फैमिली होती है? एकल फैमिली। एक फैमिली में यदि पति पत्नी हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं तो वो एकल फैमिली होती है। लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाती है तो वो एकल फैमिली नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त फैमिली। संयुक्त परिवार के तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें निकट संबंधी एवं रक्त संबंधी सम्मिलित होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ, मामा मामी, नाना नानी आदि। एकल और संयुक्त परिवार के अलावा परिवारों के प्रकार में कुछ प्रकार के परिवार भी सम्मिलित किए जाते हैं, जो भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों के आधार पर भिन्न भिन्न हैं। इनके कुछ निम्न प्रकार भी हैं। मीन्स इसके अलावा भी फैमिली के नियम होते हैं, जो मैं आपको बता दूं। टूटा हुआ परिवार, बाहर से आया हुआ परिवार, मातृपक्ष परिवार अथवा मातृसत्तात्मक परिवार, पितृपक्ष परिवार तथा पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, ये भी परिवार का ही पार्ट है। अब टूटा हुआ परिवार के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। और एक मामा पक्ष परिवार भी है। ठीक है, तो टूटा हुआ परिवार, लुक एट दिस। टूटा हुआ परिवार से तात्पर्य है कि जिस परिवार में पति पत्नी अलग अलग स्थानों पर निवास कर रहे हों और उनके बच्चे दोनों में से किसी एक के पास रह रहे हों, उसे टूटा हुआ परिवार कहते हैं। मीन्स टूटा हुआ परिवार एक तरीके का हस्बैंड वाइफ का जब डिवोर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं, या फिर किसी कारण बस दूर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया से बाहर भी रहते हैं, वाइफ कभी या फिर हस्बैंड, और उनमें से बच्चे जिसके साथ हो, ठीक है, तो वो टूटा हुआ परिवार कहलाता है। ठीक, द नेक्स्ट नंबर है नंबर 2, बाहर से आया हुआ परिवार। बाहर से आया हुआ परिवार वह परिवार कहलाता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे परिवार के साथ अपना निवास बना लेता है, उसे बाहर से आया हुआ परिवार कहते हैं। मीन्स जहाँ उसका जन्म होता है, जैसे किसी का जन्म कोलकाता में हुआ और वो किसी जॉब के कारण, उसकी जॉब है और उसका ट्रांसफ़र राजस्थान में हो गया या मध्य प्रदेश में हो गया, तो उसको अपनी जॉब के कारण बाहर आना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है। कभी गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर प्राइवेट भी रहता है। तो फिर वो क्या होता है, अपने अड़ोस पड़ोस की जो फैमिली होती है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो वो हो गया हमारा बाहर से आया हुआ परिवार। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर है मातृपक्ष परिवार। इस परिवार से तात्पर्य उस परिवार से है जिस परिवार में माँ का जन्म हुआ है, मीन्स नाना नानी। जैसे किसी एक पति पत्नी में पत्नी पक्ष के घर वाले मातृपक्ष कहलाता है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो पत्नी पक्ष के, जैसे हमारी मम्मी हो गई और मम्मी की फैमिली के जो मातृपक्ष
के लोग हैं, जैसे नाना नानी हो गए, मामा मामी हो गए, तो वो परिवार क्या कहलाता है? मातृपक्ष परिवार कहलाता है। इसमें माता मुख्य प्रधान होती है। इसमें क्या होता है? मम्मी का मेन रोल होता है कि मम्मी है तो मम्मी के द्वारा ही हम नाना नानी को जानते हैं, मम्मी के ज़रिए ही हम मामा मामी को जानते हैं, ठीक है, मम्मी के ज़रिए ही हम मौसा मौसी को जानते हैं। वो हो गया हमारा मातृपक्ष परिवार, ठीक है। फिर है पितृपक्ष परिवार, पिता के पक्ष के साइड। पितृपक्ष परिवार से तात्पर्य यह है कि पति पत्नी में से पति के घर वाले पितृपक्ष परिवार के अंतर्गत आते हैं। पापा के घर वाले मतलब पति के घर वाले परिवार के अंतर्गत आते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ये लोग हो गए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा पितृपक्ष परिवार, ठीक है, समझ में आ गया। यदि इन पति पत्नी के बच्चे जो जन्म लेते हैं और पिता के घर में निवास करते हैं तथा समाज में पिता के नाम से जाने जाते हैं और इसमें पापा का पक्ष प्रधान होता है, पितृपक्ष परिवार का रोल मेन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया? माता पक्ष परिवार। माता पक्ष परिवार वह परिवार होता है जब पति पत्नी में से उनका बच्चा पत्नी के घर अपने परिवार के साथ निवास करने लगता है तो उसे मामा पक्ष परिवार कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए आपका माँ, ठीक है। लुक एट दिस नंबर 5, मामा पक्ष परिवार। तो माता पक्ष परिवार वह परिवार होता है, मामा पक्ष परिवार वह परिवार होता है जब पति पत्नी में से उनका बच्चा पत्नी के घर अपने परिवार के साथ निवास करने लगता है, मतलब कि मम्मी के साथ उनके बच्चे रहने लगते हैं, तो वो परिवार मामा पक्ष परिवार कहलाता है। अब देखते हैं इम्पैक्ट जो आपका है 1.4 impact of family on relations, rehabilitation process of children with mental retardation. Open your syllabus, okay? तो इसमें प्रभाव देख लेते हैं। परिवार के लिए प्रभाविकता से तात्पर्य एकल एवं संयुक्त परिवार का प्रभाव श्रवण बाधित बच्चों के ऊपर किस प्रकार होता है। इसमें एकल परिवार में निवास करने वाले श्रवण बाधित बच्चे के ऊपर प्रभाव परिवार के सापेक्ष अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जैसे एकल परिवार में किसी भी अक्षमता से ग्रसित बालक के ऊपर अनेकों प्रभाव पड़ते हैं। मीन्स जो बच्चा अकेले रहता है एकल परिवार में, सिर्फ मम्मी पापा होते हैं और उनके सिस्टर ब्रदर होते हैं, तो एक दिव्यांग बच्चे पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, या नॉर्मल बच्चे पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक। तो नंबर 1 है अच्छी देख रेख ना हो पाना। यदि पति पत्नी व्यावसायिक हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो अच्छी देख रेख नहीं हो पाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा के लिए भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है यदि अक्षमता से ग्रसित बालक के परिवार के लोग इसके लिए जागरूक नहीं हैं। उसकी पढ़ाई में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव, समय का अभाव होना, बच्चे में अकेला होने के कारण भी बच्चा गुमसुम होने लगता है। मतलब कि अगर फैमिली में ज़्यादा कोई नहीं है, मम्मी पापा जॉब पे चले जाते हैं, सिस्टर ब्रदर है तो सिस्टर अपने काम में है और ब्रदर गुमसुम रहता है, अक्षम व्यक्ति, अक्षम बच्चा, ठीक है। इसी प्रकार संयुक्त परिवार का प्रभाव भी बच्चों पर उनकी प्रगति के लिए विशेष रूप से पड़ता है। संयुक्त परिवार का प्रभाव बच्चों के लिए, जब कंबाइंड रहती है ना फैमिली, हमारी मिलके रहती है,
तो अलग अलग क्वालिटी के लोग, अलग अलग व्यवहार के लोग हमारे फैमिली में रहते हैं। किसी का व्यवहार अच्छा होता है, किसी का ख़राब होता है, कोई हंसमुख होता है, कोई रोने वाला होता है। मीन्स अलग अलग नेचर के लोग हमारी फैमिली में रहते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी बच्चों पे पड़ता है। सबसे सब चीज़ सीखता है वो, ठीक है। तो बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त परिवार का श्रवण बाधित बच्चे पर प्रभाव। संयुक्त परिवार का मीन्स एक साथ रहने वाले परिवार का श्रवण बाधित बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्रवण बाधित बच्चा मतलब जो सुन नहीं पाता, उसको कहते हैं श्रवण बाधित। ओके। संयुक्त परिवार का प्रभाव इन बच्चों के लिए इस प्रकार से देखा गया है कि संयुक्त परिवार के बच्चे अधिक लोगों की देखरेख में रहने के कारण बिगड़ जाते हैं। एक ये भी लॉस होता है, मतलब कि पूरी फैमिली के साथ रहने पर बच्चे क्या होता है कि अलग अलग क्वालिटी के लोग, मैंने बताया अभी, को देखते हैं, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो उनकी आदतें भी सीखते हैं और उससे क्या होता है, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसमें यह देखा गया है कि पति पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं ना करके दूसरे का सहारा लेते हैं। अब जब क्या होता है कि फैमिली बड़ी होती है तो मम्मी पापा ये सोच लेते हैं कि दादा दादी देखेंगे, चाचा चाची देखेंगे, तो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। कई कम मतलब बहुत कम ऐसे फैमिली होती हैं जहाँ बच्चों की देखरेख मम्मी पापा बहुत जिम्मेदारी पूर्ण करते हैं, बट ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि लेडीज़ें अपने काम में बिज़ी रहती हैं, दादी देख लेंगी, दादाजी घुमा लाएंगे। ऐसे करके वो अपनी जिम्मेदारियों को सही नहीं समझते, सही तरीके से नहीं समझते हैं और दूसरे का सहारा, जिसमें संयुक्त परिवार का प्रभाव बच्चे पर दिखाई देता है। नंबर 1, आर्थिक बोझ पड़ना, चिड़चिड़ापन होना, स्वयं पर निर्भर ना हो पाना, किसी भी कार्य को सीखने से अरुचि, परिवार के अन्य लोगों का हस्तक्षेप होना, बच्चे के किसी कार्य कौशल, समस्या, व्यवहार वाले कार्यों पर नज़र ना रख पाना। ठीक है, ये सब इफ़ेक्ट पड़ते हैं बच्चों के ऊपर और ये सच में है, क्योंकि हम लोग ये फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने भी देखा है। ठीक है, इसलिए हम समझते हैं। ओके, संयुक्त परिवार, एकल परिवार के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं इन लोग के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिवार सहभागिता एवं सहयोग का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट। परिवार किस तरह हमें सपोर्ट करता है उसका महत्व जानना है। ठीक है, परिवार की सहभागिता एवं समर्थन श्रवण बाधित बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार की सहभागिता एवं समर्थन के बगैर अक्षमता से ग्रसित बच्चों या व्यक्ति का पुनर्वास करना संभव नहीं है। इसके लिए परिवार के वे सभी सदस्य जो अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए सहभागी अथवा समर्थन करते हैं उनका होना आवश्यक है। परिवार के सहभागिता एवं समर्थन श्रवण बाधितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि परिवार की सहभागिता एवं समर्थन के बगैर किसी भी अक्षमता से ग्रसित बच्चों या व्यक्ति का पुनर्वास करना संभव नहीं है। बिना हेल्प के हम उन्हें आगे नहीं ले जा सकते, अतः समर्थन करते हैं उनका होना आवश्यक है। अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए सहभागी अथवा उनका होना आवश्यक है। ओके, तो इसमें समर्थन करते हैं उनका होना आवश्यक है। ओके, ठीक है, तो जैसे अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए माता पिता व संरक्षक, पारिवारिक चिकित्सक,
फैमिली डॉक्टर, आया केयर टेकर आदि विशेष व्यावसायिक, विशेष फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, बहुउद्देशीय टीम के व्यावसायिक। ये अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए संरक्षक होते हैं। मम्मी पापा और एक डॉक्टर, एक आया, एक केयर टेकर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, बहुउद्देशीय टीम के व्यवसायिक। ये सब चीज़ें मतलब कि हमारे अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपर्युक्त व्यावसायिकों का समर्थन एवं सहभागिता परिवार को सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है, क्योंकि विशेष व्यावसायिकों के साथ अक्षमता से ग्रसित बालक कुछ समय ही व्यतीत करता है, बाकी का पूरा समय बच्चा अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है। इसलिए बालकों का पुनर्वास करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता उन विशेष प्रशिक्षित व्यावसायिकों के साथ होना अत्यंत आवश्यक है, जो बच्चों को पुनर्वासित करने व अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए परिवार को अनेकों प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जिससे बालक के पुनर्वासन में आसानी होती है। ठीक है, मतलब कि मेन क्या है कि हमारी फैमिली का रोल बहुत होता है ऐसे बच्चों के लिए, अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों बच्चों के लिए हमारी फैमिली का रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद डॉक्टर का, फिजियोथेरेपिस्ट का, स्पीच थेरेपिस्ट का, इन सब का भी रोल होता है। ठीक है, उपर्युक्त प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए परिवार की सहभागिता व समर्थन अत्यंत जरूरी है। अलग अलग क्षेत्रों में पुनर्वासित करने के लिए परिवार का समर्थन व सहभागिता होना परिवार की मुख्य आवश्यकता बच्चे व व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के सदस्य एवं विस्तृत परिवार की भूमिका। रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड एक्सटेंड फैमिली। परिवार की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो परिवार के संदर्भ में अभिभावक की भूमिका श्रवण बाधित बच्चे या किसी भी अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। फैमिली का रोल मोस्ट होता है, क्योंकि बिना अभिभावक की अनुमति के कोई भी विशेष प्रशिक्षित व्यावसायिक बच्चे के संदर्भ में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तक पेरेंट्स उन्हें परमिशन नहीं देगा कि हमारे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, तो कोई भी बिना परिवार की अनुमति के उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। यदि अक्षमता से ग्रसित बालक को पुनर्वासित करना है किसी भी क्षेत्र में, तो अभिभावक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक क्रियाकलाप में अभिभावक को शामिल किया जाए। मीन्स उनका ट्रीटमेंट दो तो पेरेंट्स सामने रहें, अभिभावक लोग रहें कि हाँ बच्चे को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ बच्चा एक निश्चित समय के लिए ही रहता है। किसी भी बच्चे के मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ बच्चा एक निश्चित समय के लिए ही रहता है। ओके, बाकी का संपूर्ण समय बालक अपने अभिभावक के साथ व्यतीत करता है, इसीलिए अभिभावक का होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति की अभिभावक की भूमिका उसके पुनर्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखती है। नेक्स्ट है दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। परिवार की भूमिका में अक्षमता से ग्रसित बालकों के लिए माता पिता के अलावा परिवार के बुजुर्ग लोगों की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो सीख के जाएं वो दादा दादी को बताएं, तो दादा दादी भी बच्चे को अक्षमता से ग्रसित बच्चे को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब अक्षमता से ग्रसित बालक के माता पिता व्यावसायिक होते हैं, मीन्स वो नौकरी वाले होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, तो उनके पास बच्चे के लिए देख रेख के लिए समय की कमी होती है। तो उनके पास समय की कमी होती है, वो बच्चे को अच्छे से देख रेख बच्चे की नहीं कर सकते। इस स्थिति में परिवार के बुजुर्ग लोगों की भूमिका क्षमता से ग्रसित बालक के पुनर्वास में अत्यंत महत्वपूर्ण
रखती है। परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों की भूमिका श्रवण बाधित बालकों के प्रति सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति जब किसी एक ही कार्य को एक ही समय पर निश्चित समय तक कार्य करता है तो वह सदस्य उस कार्य से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगता है। मतलब कंटिन्यू अगर कोई भी मेंबर है, कंटिन्यू अगर किसी की देख रेख कर रहा है तो अपने कार्य से थोड़ी देर के लिए हटना चाहता है, बोर हो जाता है। ठीक है, 1-2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, चलो हम इसकी देख रेख करेंगे, पर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से भागने लगता है। तो वह उस सदस्य उस कार्य से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को यह चाहिए कि अक्षमता से ग्रसित बालक या व्यक्ति को आने वाली समस्याओं से छुटकारा परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा दिलाया जा सके। परिवार समर्थ मतलब हर एक फैमिली मेम्बर को बताएं कि इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कैसे इसका निवारण करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है परिवार, विस्तृत परिवार की भूमिका, रोल ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। परिवार बढ़ाने से तात्पर्य परिवार के लोगों की सोच एवं जागरूकता बढ़ाने से है। यदि परिवार की सोच बदल जाने से अक्षमता से ग्रसित बालक या व्यक्ति के विकास में सकारात्मक या नकारात्मक गुणों का विकास होता है। यदि परिवार की सोच सकारात्मक है तो अक्षमता से ग्रसित बालक में पुनर्वास की प्रक्रिया आसान हो जाती है। यदि परिवार के सदस्यों की सोच मिलती जुलती रहती है तो पुनर्वास की प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो जाती है। पूर्ण रूप से नकारात्मक सोच होने पर पुनर्वास की प्रक्रिया लगभग पूर्णतः बंद हो जाती है। इस स्थिति में सामाजिक सदस्यों की सोच अक्षमता से ग्रसित बालक में विकास को बढ़ा सकती है। भाई बहन, सिबलिंग, श्रवण बाधित बच्चे के विकास में उसके भाई बहनों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अक्षमता से ग्रसित बालक हर पल अपने भाई बहनों के साथ रहता है, जिससे भाई बहन को हर तरह से सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, जिससे भाई बहन उसको हर तरह से सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जिससे पुनर्वास की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। परिवार सशक्तिकरण हेतु परामर्श एवं निर्देशन, फैमिली एम्पावरमेंट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। परामर्श की परिभाषा, डेफिनेशन। परामर्श शब्द एक प्राचीन शब्द है तथा इसके लिए अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। इरिक्सन के अनुसार, इन्होंने अपनी परिभाषा के अनुसार परामर्श प्रार्थना बताया है। एक परिभाषा साक्षात्कार व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपने समस्याओं तथा आवश्यकताओं को लेकर दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है। कार्ल रोजर्स के अनुसार, इन्होंने अपनी परिभाषा में यह बताया है कि परामर्श एक निर्धारित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो परामर्शदाता प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में अपने को समझाने में सहायता देता है, जिससे वह अपने ज्ञान के आधार पर उचित निर्णय ले सके। F.P. रोहिंसन के अनुसार, इन्होंने परामर्श के रूप को स्पष्ट करते हुए बताया है कि परामर्श एक या दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेशन करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के मध्य अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। ठीक है, परामर्श के तत्व। परामर्श क्रिया में दो व्यक्ति संलग्न रहते हैं। परामर्शदाता तथा प्रार्थी के मध्य विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। परामर्श की विशेषताएं। परामर्श में व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने में सहायता दी जाती है। मतलब हम सिर्फ एडवाइस देते हैं। परामर्श होता है सलाह,
एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। परामर्श देने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित होता है, मतलब एजुकेटेड होता है, उसको नॉलेज होता है। परामर्श में परामर्शदाता व्यक्ति के लिए निर्णय नहीं करता है, वह निर्णय को स्वयं व्यक्ति पर छोड़ देता है। मीन्स वो कोई भी निर्णय नहीं लेता कि क्या करना है क्या नहीं, वो सिर्फ एक सजेशन दे करके छोड़ देता है कि आपको क्या करना है। परामर्श की क्रिया उस समय समाप्त हो जाती है जब परामर्शदाता व्यक्ति को किसी निर्णय में पहुंचाने में सहायता देता है। परामर्श की प्रक्रिया में दो व्यक्तियों का संबंध होता है। यदि दो से अधिक व्यक्ति हों तो उसे परामर्श नहीं कहा जाता। ओके। परामर्श के प्रकार। परामर्श के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श, समन्वित परामर्श। निर्देशीय परामर्श में विल द एंड्रयू ने अपनी पुस्तक में कुछ धारणाएं प्रस्तुत की हैं। इस परामर्श में अधिक योग्य परामर्शदाता प्रशिक्षित तथा अनुभवी होने के कारण अच्छी राय दे सकता है, तथा परामर्श के लिए यह भी बताया है कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो साक्षात्कार के समय किसी समस्या या उससे संबंधित समाधान पर केंद्रभूत आधारित करना किया जा सकता है। अनिर्देशीय परामर्श या परामर्श प्रार्थी केंद्रीय है तथा इसके जन्मदाता कार्ल रोजर को माना जाता है। इस प्रक्रिया के लिए इन्होंने बताया कि परामर्शदाता इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करता है कि परामर्श प्राप्तकर्ता समस्या का समाधान स्वयं तलाश कर सके तथा अपनी भावनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सके, और परामर्शदाता को अधिक से अधिक कम से कम, जैसा कि परामर्शदाता करता चाहता है, बोलने का समय भी प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है समन्वित परामर्श। इस प्रकार का परामर्श निर्देशित एवं अनिर्देशित परामर्श के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इसे निर्देशित एवं अनिर्देशित परामर्श का मिश्रित सिद्धांतों पर आधारित परामर्श कहा जाता है। ठीक है। अब परिवार, फैमिली, इसकी डेफिनेशन क्या है? आग, वर्ण और निमकाक के अनुसार यह पति पत्नी का स्थायी संबंध है जिसमें संतान हो ना हो अथवा स्त्री पुरुष संतान के समान हो। DM मंजुमदास के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक घर में एक छत के नीचे रहता है जिसमें रक्त संबंध हो, जो आवाज़ एवं कार्य में पारस्परिक संबंध जुड़े रहते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकृति द्वारा स्थापित संस्था को परिवार कहते हैं। अब इसमें एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप लोग, जैसे ये बना हुआ है। स्ट्रक्चर के बहुत नंबर मिलते हैं, मतलब फुल मार्क्स मिलते हैं, कटते नहीं। पड़ोसी, वयस्क जो बच्चे के संपर्क में हैं, माता पिता, फिर परिवार, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची। ओके। इम्पैक्ट, प्रभाव। संयुक्त परिवार का श्रवण बाधित बच्चों पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव, मतलब संयुक्त परिवार का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है। परिवार में दादा दादी तथा अन्य लोगों के अब अनुभव द्वारा बालकों की दिव्यांगता की शीघ्र पहचान संभव हो जाती है। बालकों को समय समय पर डॉक्टरों के पास ले जाने के लिए कोई न कोई सदस्य उपस्थित होते हैं। ठीक है। ये भी बेनिफिट है। अगर हम फैमिली के साथ रह रहे हैं, अगर मम्मी पापा नहीं हैं तो कोई ना कोई मेंबर अवेलेबल रहता है तो उससे हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर कोई बीमार होता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के परिवार में यदि बालक के माता पिता बेरोजगार भी होते हैं तो धन की समस्या नहीं होती। अगर फैमिली ज्वाइंट होती है तो धन की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मम्मी पापा के पास कोई काम नहीं है तो वो चाचा चाची से भी ले सकते हैं, दादा दादी से भी ले सकते हैं कि भाई अभी दे दो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो धन की कमी नहीं होती। नंबर 4, बालक की शिक्षा के लिए संयुक्त परिवार में बहुत से सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। नंबर 5, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने से उनसे संबंधित लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है, जिसके द्वारा सरकार के
माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रम, सुविधा तथा रियासतों की जानकारी बालक को प्राप्त हो जाती तथा बालक को सुविधाएं प्रदान करने में सहायता कराते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का श्रवण बाधित बच्चों पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव। मतलब अभी तो क्या पॉजिटिव था, सकारात्मक, अब निगेटिव क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इस प्रकार के परिवार में प्राय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की प्रक्रिया देखी जाती है। मतलब आज हम नहीं करेंगे, आप कर लो, आज वो नहीं करेगा, वो कर लो, ऐसे। नंबर 2, इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने से बदहाली का सामना करना पड़ता है। मतलब कि आज उसकी टर्न है, टर्न बाय टर्न। नंबर 3, बड़ा परिवार होने की वजह से कई प्रकार के कार्य जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं वो आपस में टाल दिए जाते हैं कि हाँ वो कर लेगा, ऐसे करके टाल दिए जाते हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार में हो सकता है कि कमाने वाला व्यक्ति केवल एक हो और खर्चे पूरे परिवार के हों, तो इसमें बालक को अधिक देखभाल करने में असमर्थता होती है। मीन्स फैमिली में कोई एक मेंबर की जॉब हो, बाकी सब की जॉब ना हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है एकल परिवार का श्रवणबाधित बालकों पर सकारात्मक प्रभाव। मतलब एक फैमिली, मतलब जिसकी एकल फैमिली होती है, मम्मी पापा और बच्चे, उसका सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है। संयुक्त परिवार, नंबर 1, संयुक्त परिवार की तुलना में एकल परिवार में बालक की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब कि बस हो गया, मम्मी पापा रहते हैं तो अधिक ध्यान देते हैं। नंबर 2, इसमें प्रायः जिम्मेदारी टालने की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती। इसमें जिम्मेदारी टालने की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती कि आप करो, ऐसा कुछ नहीं। श्रवण बाधित बालकों के नंबर 3 लिए इस प्रकार के परिवार में जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का विकास होने की संभावना अत्यधिक है। एंड नंबर 4, संयुक्त परिवार की वजह एकल परिवार में प्रायः बालकों में हीन भावना नहीं देखी जा सकती। संयुक्त परिवार में काफ़ी बच्चे होते तो देखा जाता है कि बताओ वो इतना अच्छा है, वो नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। एकल परिवार में ये सब नहीं होता है। एकल परिवार का श्रवणबाधित बालकों पर नकारात्मक प्रभाव। अब निगेटिव, इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने से बातचीत करने के लिए बालक को कम अवसर उपलब्ध। मतलब कि जैसे मम्मी पापा है और भाई बहन, तो वो किससे ज़्यादा बात करे। ठीक है, तो बातचीत करने की प्रक्रिया कम, मतलब करने में बालक को कम अवसर उपलब्ध होता है। बालक अकेलापन महसूस करता है। मीन्स कि अब ज़्यादा फैमिली मेम्बर नहीं है, 2 ही लोग हैं, 2 4, तो बालक को क्या होता है, अकेलापन फील होता है। नंबर 3, इन बालकों में सामाजिकरण कौशल का विकास कम देखा गया है। परिवार का नंबर 4, परिवार का नेटवर्क छोटा होने से उन्हें प्रायः विशेष शिक्षा तथा सहायक सेवा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है या देर से मिलती है। ओके, क्योंकि फैमिली छोटी होती है, फैमिली बड़ी होती है तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे ही देता है। नंबर 5, बालकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट है सूचित विकल्प के लिए आवश्यकता, नीड ऑफ इन्फॉर्मेड चॉइस। तो माता पिता अपने बच्चों के सभी प्रकार के निर्णय लेने में इस समस्या का सामना करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता जो अपने बच्चों के डेफनेस और चिकित्सा के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, यही समय पर सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल काम होता है। मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल काम होता है। भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में आप कैसे सही निर्णय लेते हैं। सूचित विकल्प क्यों आवश्यक है। वाई इज इन्फॉर्मेड चॉइस इम्पोर्टेंट। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सूचित विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता हमेशा इस समस्या का सामना करते हैं जब उनके सामने एक से अधिक विश्वसनीय विकल्प होते हैं। बीते हुए समय में माता पिता इस प्रकार की जानकारियों के लिए जिस जगह पर रहते थे उस पर निर्भर रहते थे अथवा अपने सेवा प्रदाता पर निर्भर रहते थे। सूचित विकल्प इन्फॉर्मेड चॉइस शब्द
निर्णय प्रक्रिया से संबंधित है। माता पिता को उनके विकल्पों के बारे में बताना पर्याप्त नहीं है। अभिभावक की आवश्यकता क्या है? कभी कभी अपनी आवश्यकता की पसंद उस क्षेत्र और राज्य में उपलब्ध नहीं होती है। उस समय पर आप अपने सही विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। सूचित विकल्प का बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेट चॉइस। सूचना पसंद का आशय यह है कि सभी माता पिता स्वयं के द्वारा अपने बच्चे और परिवार के लिए सही निर्णय लें। प्रत्येक परिवार एक दूसरे से भिन्न होता है, मीन्स अलग अलग होता है, इसलिए सभी आवश्यकताएं भी अलग अलग, इसलिए उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना निर्णय स्वयं ले लें। इसमें व्यवसायी और कम से कम 2 विशेषज्ञ होने चाहिए जो आपके बच्चे की आवश्यकता को समझ सकें। इस प्रकार से आपके निर्णय लेने में व्यावसायिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तुलना के विकल्प, कंपेयरिंग ऑप्शन। विकल्प क्या है? यदि मैं कुछ नहीं करता तो क्या होगा? प्रत्येक विकल्प के संभव फायदे और जोखिम। यह निर्णय मेरे बच्चे में कैसा प्रभाव डालेगा? यह निर्णय मेरे परिवार में कैसा प्रभाव डालेगा? निर्णय लेने में मैं पर्याप्त जानकारी रखता हूँ। निर्णय लेने में कठिनाई। मेकिंग डिसीजन इज डिफ़िकल्ट। हमेशा सही निर्णय लेना संभव नहीं है। इसके लिए अपने क्षेत्र में व्यवसायी कुशल होते हैं, लेकिन किसी अन्य की अपेक्षा आप अपने बच्चे और स्थितियों के बारे में बेहतर जानते हो। आप में भरोसा रखो। यदि एक ही समय में अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो व्यवसायियों से इसकी मदद ले सकते हैं। निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछें। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन आस्क योर सेल्फ। अपने आप से पूछिए आप, क्या मैं उन सभी विकल्पों के बारे में जानता हूँ? यदि मेरे क्षेत्र में विकल्प उपलब्ध नहीं है तो मेरा व्यवसायी ईमानदारी पूर्वक इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा कि इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद पूछने अपने से। क्या दूसरे उपलब्ध स्रोतों के बारे में मुझे पूरी जानकारी है? इसके बारे में हमने परिवार से चर्चा कर ली। मतलब ये सब चीज़ें आपको अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, लोगों से पूछना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ और यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे परिवार की परिभाषा, अर्थ, प्रकार एवं संरचना को समझाइए। श्रवण बाधित बच्चे के विकास पर संयुक्त परिवार का प्रभाव को बतलाइए। परिवार सशक्तिकरण हेतु परामर्श एवं निर्देशन क्यों आवश्यक है। संयुक्त परिवार का श्रवण बाधित बच्चों पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव को समझाइए। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के सदस्य एवं विस्तृत परिवार की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट है, विस्तृत परिवार की भूमिका को संक्षिप्त में बताइए। परामर्श की विशेषताएं कौन कौन सी हैं बताइए। एकल परिवार का श्रवण बाधित बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव को संक्षिप्त में बताइए। सूचित विकल्प क्यों आवश्यक है। तो ये क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको अपनी नोटबुक में, मीन्स अपनी एक कॉपी में या रफ पैड में नोट करने और इसके आंसर आपको लिखने हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं मैम हम लोग को नर्सरी का बच्चा समझ कर रखें क्या जो होमवर्क दे रही है। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप अगर ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो आपको नॉलेज होगा कि आपको वीडियो के थ्रू कितनी जानकारी मिली। सिर्फ इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रही हूँ। आई होप आप लोग सॉल्व करोगे। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होता है सो कॉल मी। ओके, सी यू टुमारो एंड हैव अ नाइस डे।